सेथ रॉलिंस के हाथ में वो स्टील चेयर और पॉल हेमन की पीठ पर वो चेयर शॉट। क्या सेटिस्फैक्शन थी उस मोमेंट को देखने की। और रोमन रेंस के भाइयों कजन तक जाना तो ठीक है, लेकिन उस फादर के बारे में जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, दैट काइंड ऑफ क्रॉस द लिमिट। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और आज आपको थोड़ी एनर्जी से देख के लग रहा होगा कि मंडे नाइट रॉ पिछले कुछ हफ्तों से जैसा जा रहा है, आज उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग होती है वो विजन के साथ होती है। विजन के सारे मतलब तीन ही तो बंदे हैं, पॉल हेमन, लोगन पॉल और ऑस्टिन थेरी। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। सिंपल सा इनके पास रीज़न है भैया कि हमारे साथ जो हुआ एलिमिनेशन चेंबर में, अपना नाम आके बोलते हैं पॉल हेमन, कहते हैं ये ऑस्टिन थेरी है। ऑस्टिन थेरी के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं बोली उन्होंने। लोगन पॉल के लिए बोलते हैं सबसे ज़्यादा फेमस बंदा है, तो भाई अगर बोलना था तो बराबर ही बोल देते दोनों के लिए, या लोगन पॉल के लिए भी कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वो कहते हैं कि वी आर हेयर टू टॉक अबाउट सेथ रॉलिंस। वो सिंगल बिगेस्ट थीफ है, यानी कि सबसे बड़ा चोर बुलाते हैं पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को। इसके बाद लोगों ने सेथ रॉलिंस का वो जो गाना है उसको गाना शुरू कर दिया, जो बहुत ज़्यादा पॉल हेमन को इरिटेट करता है। वो कहते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस से नफरत करता हूं क्योंकि उसने सबसे पहले इस ग्रुप को, इस विजन की को फाउंड करने का जो क्रेडिट है वो लिया है। उसने शील्ड का क्रेडिट भी लिया है, उसने एलिमिनेशन चेंबर भी चुराया है, और उसने लोगन पॉल से रेसलमेनिया का उसका मेन इवेंट चुराया है। ऑब्वियसली जो किया सेथ रॉलिंस ने, ऐसी बातें पॉल हेमन को बोलनी थी। और वो सीधा बोलते हैं कि अगली बार अब जब हम सेथ रॉलिंस को देखने वाले हैं तो हम उसका जो पिछवाड़ा है उसको स्टॉर्म के साथ तोड़ने वाले हैं। दैट इज नॉट अ प्रिडिक्शन, दैट इज नॉट अ स्पॉइलर। कुछ अलग बात पॉल हेमन आज बोलते, कहते हैं ये पर्सनल गारंटी है। इसके बाद ऑस्टिन थेरी के पास में माइक आता है, यू सक के उनके लिए चैंट लग रहे थे। लोगन पॉल के पास माइक आता है तो उनके लिए यू सक तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बूज थे। और ऑस्टिन थेरी के लिए जो हील रिएक्शन निकला और जो लोगन पॉल के लिए हील रिएक्शन निकला, उसमें डिफरेंस था। तो आप क्या उस डिफरेंस को समझ पाए? कैसे वो क्राउड के नजरिए से भी बहुत अलग था, बताना मुझे आप कमेंट सेक्शन में। कहते हैं मैंने 3 लोगों को एलिमिनेशन चेंबर से एलिमिनेट किया जब तक सेथ रॉलिंस ने आके गड़बड़ नहीं कर दी, और लास्ट पर्सन ऐसा करने वाला ब्रॉक लेसनर था। तो ऐसी मेरी कंपनी है। ये किस ब्रॉक लेसनर के काम के बारे में बात कर रहे थे, उनके एलिमिनेशन के बारे में? ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, ये कमेंट्स करके बता देना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं वैसे। इसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि हम शो को आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब हम तो जब तक सेथ रॉलिंस नहीं आ जाएगा। इसके बाद एडम पियर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि जो विजन के बंदे हैं वो हैप्पी नहीं है। और पॉल हेमन एक्सप्लेनेशन फिर से दे देते हैं कि भैया जे ओसो के साथ जो भी हुआ उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पहले से ही गिल्टी हैं जो हम सेथ रॉलिंस के साथ करने वाले हैं। एडम पियर्स कहते हैं भाई रुको जाओ, मैं सेथ रॉलिंस से बात करूंगा तब तो हम चीज़ों को आगे लेके जा पाएंगे, तुम हमें शो चलाने दोगे। और वो ये बात भी बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर नहीं है। इतने में क्या होता है भाई, मास्क मास्क पहने हुए लोगों की बहुत सारी बरसात होनी शुरू हो जाती है। एक इधर से निकल के आया, एक उधर से निकल के आया, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब आ गए और उसमें बिजी हो गए लोगन पॉल और ऑस्टिन थेरी। लास्ट में एक बंदा आता है सामने से, और अब पॉल हेमन की फट ली थी कि भैया अब मेरा बैंड बजने वाली है, अब तो मैं बहुत बुरा सोचूंगा, मेरे आसपास लोग भी नहीं है। लेकिन पीछे से एक बंदा निकल के आता है, और अगेन 1 सेकंड से भी अंदर में हम पहचान लेते हैं कि भैया इसके पीछे तो सेथ रॉलिंस छुपे हुए हैं। वो एप्रन पर होते, उन्होंने मास्क हटाया और उनके हाथ में स्टील चेयर थी, और उसी स्टील चेयर से खिंचा के, ऐसा भी नहीं कि ये पॉल हेमन है तो इस पे थोड़ा सा आराम करेंगे, भाई ये एक्टिव कोई रेसलर नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी है जो कि टीवी पे आता है। पूरी जान से सेथ रॉलिंस ने वो जो चेयर शॉट है उसको लगाया है, और क्राउड ने उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया, मैं सही बता रहा हूँ, पिछले काफी कुछ टाइम से ऐसा मूवमेंट कब देखा था मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। मतलब एक बहुत ही पावरफुल जो मूवमेंट होता है ना, वैसी वाली फील आई है इसको देख के, क्योंकि वरना डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन को घसीटती रहती है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यू ये भी कर देगी। अगर वो मारते हुए, जैसे आप देखो रोमन रेंस ने क्या ही सही से कोई हाथ उठाया पॉल हेमन के ऊपर आज तक, लेकिन ये स्टोरी में इनको पता है भाई इसमें दम हमको डालना है। और सिर्फ एक इस मूवमेंट से ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है। भले ही वो दिखने में एक बड़ा ही छोटा सा चेयर शॉट लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो चेहरे पर एक्सप्रेशन भी थे सेथ रॉलिंस के, ऐसे आप बनाते हो अपनी स्टोरी को, अपने कैरेक्टर को बिलीवेबल। इस एग्जैक्ट मूवमेंट से डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे सुपरस्टार्स को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और कई लोग जो है बहुत ज्यादा हाईली रेट नहीं करते सेथ रॉलिंस को। ये सेगमेंट इनफ होगा बताने के लिए कि सेथ रॉलिंस के अंदर क्या पोटेंशियल है, और
वो क्या कर सकता है। तो सेथ रॉलिंस ने तो पॉल हेमन का बाजा बजा दिया। मैंने एक एक सेकंड जो है सेथ रॉलिंस जब से दिखे स्क्रीन पर उसको एंजॉय किया। इसके बाद हमें पॉल हेमन भी दिखते हैं जिनके मुंह से खून निकल रहा था, उनको एम्बुलेंस में लेके जाते हैं और होता वहाँ पे क्या है, लोगन पॉल और ऑस्टिन थेरी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और फिर कार में से निकल के आते हैं जिमी ऊसो जो कि ऑस्टिन थेरी को मारते हैं और पता ही चलता है कि वो जो एम्बुलेंस है उसका ड्राइवर भी एलए नाइट है। तो अभी ये विजन के बंदों ने बहुत सारी करतूतें करी और अब ऐसा लग रहा है कि सारा जो उसके ऊपर भार है ना, सारा जो इन चीज़ों का भार है जो किए कर्म है वो आ चुके हैं ऑस्टिन थेरी और लोगन पॉल के ऊपर और साथ में पॉल हेमन के ऊपर। उसके बाद एलए नाइट वहाँ से वो जो एम्बुलेंस है उसको लेके चले जाते हैं। बड़ा फन लगा उसको देख के और ऐसी चीज़ें देख के मज़ा आता है। देखो जो भी WWE ने इस पूरे पहले वाले सेगमेंट के अंदर बुक किया, मैंने तो उसको देखो बहुत एंजॉय किया। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर गुंथर वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में। इस मैच को देख के मैं यही सोच रहा था कि जैसे एक कमरे में अचानक से मक्खी नहीं घुस जाती, बड़ा एस्थेटिक है सब कुछ, एक मक्खी आ गई, वैसा गुंथर के लिए ड्रैगन ली है क्योंकि वो पीछे ही पड़ गया बिल्कुल, मतलब बुरी तरीके से कि भाई मैं तुझे मार दूंगा। मतलब आते ही गुंथर की एंट्रेंस पे भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो उनको टाइम कीपर वाले एरिया में फेंक रहे हैं। मैच में विक्ट्री हो गई है गुंथर की, वो पता ही था स्लीपर होल्ड के साथ, लेकिन एक मोमेंट पे उन्होंने मास्क उतारा और अगर आप उस फ्रेम को कैप्चर करके देखोगे भाई तो ड्रैगन ली का फेस भी वहां पे दिख रहा है। तो पता नहीं ये WWE ने क्या किया और क्या करना चाहिए था, जो भी है ये, लेकिन थोड़ा अजीब लगा कि मतलब आपको पता है कि इनकी तो पूरी कल्चर देखोगे, जिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जिस जगह से ये आते हैं, वहाँ पे ये मास्क को बहुत ज़्यादा ऐसे अपने फेस को छुपा के रखते हैं, ये उनके कल्चर में। तो पता नहीं ये चीज़ कैसे थी, बट हाँ थोड़े टाइम के लिए उनका जो फेस है वो भी दिख गया था। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं एजे ली और यहाँ पे उन्होंने क्योंकि अब वो नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई हैं तो यही कहती कि देखो हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, यू डिजर्व इट, कि उनके लिए चैंट लग रहे होते हैं। उन्होंने क्राउड की बहुत ज़्यादा तारीफ करी कि कैसे एक डेकेड तक जब मैं यहाँ पर थी भी नहीं तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पास अभी चैंपियनशिप आ चुकी है। और जैसा मैंने कुछ हफ्तों पहले बोला था, क्योंकि लॉकर रूम की बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार्स के नेम लिए थे, कहते हैं कि अगली बार अब किसी में दम है तो मेरे सामने आना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस रिंग में होंगी तो मैं इस चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही होंगी। और वो रेसलमेनिया की तरफ भी एम करती है कि अभी वो दूर की बात है लेकिन पहले मैं एक फाइटिंग चैंपियन होना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनका पति है। मतलब ऐसा उन्होंने बोला नहीं, लेकिन अब दोनों ही पति पत्नी चैंपियंस है तो ये फाइटिंग चैंपियन बनने का काम कर रहे हैं। तो बस ये स्टैब्लिश करने के लिए था कि अब पूरे जोश के साथ एजे ली इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए देख रही हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर मैच ओजी मतलब ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रायो अमेरिकानो के बीच में, जो कि वो लुडविग काजर वाला जो ग्रुप है उसमें से एक बंदा है। मास्क वास्क निकालने की एक दूसरे की कोशिशें करे जा रहे हैं और ये रेसलमेनिया तक ही चलने वाला है और इस मैच में जो विक्ट्री है वो भी अपने ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो की हो जाती है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था और भाई कितना फनी है ये, मतलब मैं तो चुल्लू भर पानी लेके डूब जाऊंगा अगर मैं एक WWE रेसलर होता और मेरे साथ ये हो रहा होता। फिन बैलर को मैच मिला एलिमिनेशन चेंबर में, सबको पता था वो मैच हारना है। अब बैक स्टेज के जजमेंट डे के जो ज़्यादातर सेगमेंट है उनके बारे में बात नहीं करता, वही घुमा फिरा के वो बता रहे होते, उसको क्या ही आप कवर करोगे। वैसे ही बाद में जाके वो चीज़ फिर आगे जाके स्टोरी हो रही होती है तो वहाँ पे आ ही जाती है, तो वो पता नहीं क्यों ही करते रहते हैं ऐसा, टाइम निकालना उनको। कई सेगमेंट तो ऐसे होते हैं जजमेंट डे के। तो वहाँ पे आके फिन बैलर से पूछा हाँ भैया सब ठीक है, तो कहते हैं कि खुश तो नहीं हूँ बट आई एम हैप्पी हाउ इट वेंट डाउन। मतलब जो हुआ फिन बैलर के साथ सीएम पंक वाला जो मैच हुआ, खुश तो नहीं है लेकिन ठीक है। वो उसके बाद टॉपिक चेंज हो गया एकदम से। तो ये बंदा अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट कर रहा था और अचानक से अभी ऐसी बातें कर रहा है। फिर वही चीज़ हो रही है कि डोमिनिक मिस्टीरियो का आज मैच होने वाला है पेंटा के साथ में, तो वही कहते हैं कि नहीं वो अकेले जाएगा, वो अकेले लड़ेगा और ये अकेले लड़ने जाने वाली स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन ऐसा कैसा कैरेक्टर है फिन बैलर का भाई, मेरे तो ये समझ के बाहर है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शो पर रूसेव और बहुत ही अब्रप्ट तरीके से वो आते हैं। ओबा फेमी का वीडियो पैकेज चल रहा था क्योंकि कहते हैं मैं परेशान हो चुका हूँ ये ओबा सुन के, भाई तेरे को ये फाइट करनी है ओबा, मुझे ये फाइट करनी है, चल अब यहाँ से निकल के आ जाओ। अनाउंसर डेस्क के ऊपर खड़े होते कहते हैं मैं यहाँ से जाने नहीं वाला तब तक। उसके बाद निकल के आते हैं ओबा फेमी और ओबा फेमी आज अपने इन रिंग गियर में नहीं आए थे, उन्होंने पूरी एंट्रेंस करी, वो रिंग में आते हैं और कहते हैं भाई बाहर क्या खड़ा है, चल अंदर। और जैसे ही रूसेव अंदर आते हैं इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को पंचेस भी हिट किए। WWE ने थोड़ा न्यूट्रल इसको दिखाया इस वाली ब्रॉल को, ऐसा नहीं था कि ओबा फेमी ने बिल्कुल एक तरफा रेल दिया, लेकिन एंड में जाके हाँ उन्होंने क्लोज लाइन मार के बाहर गिरा दिया था रूसेव को। और अब अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए रूसेव और ओबा फेमी का मैच होने वाला है। ओबा फेमी रगड़ने वाले हैं वैसे रूसेव को, लेकिन मैं चाहता हूं कि WWE अगर रेसलमेनिया तक भी मतलब बिल्कुल उसके आसपास भी इस फ्यूड को लेके जा पाए तो वो सही रहेगा, क्योंकि रूसेव भी तगड़ा एक कंपटीशन दे सकते हैं अगर WWE इस तरीके
तरीके से बुक करे। अगर आपने रूसेव को उस टाइम में देखा है जब वो जॉन सीना के पीछे पड़े हुए थे, तो भाई उनका वो जो सबमिशन मूव था एक्कोलेड है उसके तो क्या ही कहने, एक बार बंदा उसमें घुस जाता था तो मतलब समझ लो हो ही गया, उसके बाद उसका काम तमाम। नेक्स्ट मैच आता है शो पर जिमी ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थेरी के बीच में। रिंग साइड पे ही इसमें बहुत ज़्यादा भसड़ हो रही है और लोगन पॉल फिर इस मैच में आ भी जाता, मतलब डिस्ट्रैक्शन होती है इस मैच में। लोगन पॉल के आने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से जो मैच है वो एंड हो जाता है। इसके बाद जे ऊसो का थीम सॉन्ग हिट हुआ। जिस हिसाब से उन्होंने मार मारी थी लग नहीं रहा था कि जे ऊसो आने वाले, लेकिन वो दो क्रचेस लेके आते हैं और उन दोनों से ही जे और जिमी ऊसो ने बाजा बजाया। 1D हमने फिनिशर भी देखा, तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब WWE ने क्या किया। देखो जे ऊसो गलती से उस मैच में आ गया, अब उनको लोगन पॉल को डालना था, लेकिन उस वाले मतलब ऐसा दिखाना भी था कि क्यों जे ऊसो बाहर जाएगा, तो बस एक हफ्ते के लिए ठीक है अभी बस कैसे करके निकाल दो इसे। उसके बाद तो जे ऊसो को हमको वापस लेके आना है, क्योंकि लॉजिक जे ऊसो के जाने का बनता ही नहीं, वो उसको भेजना इसलिए पड़ा क्योंकि लोगन पॉल को लेके आना था। तो WWE अपनी फिर से स्टोरी पे वापस आ गई और जे ऊसो वापस आ गए। और अगले हफ्ते एक्सपेक्ट भी मत करना कि ये कुछ बहुत ज़्यादा जे ऊसो को दिखाएंगे कि वो सेल करेगा। जिस हिसाब से जे ऊसो गया था स्टोरी के हिसाब से लॉजिक तो नहीं बनता, आज जिस हिसाब से जे ऊसो आया था सिर्फ एक बैंडेज लगा के, तो क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बैक स्टेज सेगमेंट था एडम पियर्स और डैन हाउजन का। और ये मतलब ये आपको बताएगा कि कैसा कैरेक्टर है डैन हाउजन का। वो अपने पास अपनी जो पूरी उनकी डिमांड्स होती हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, उसको उनको हॉल ऑफ फेम का इंडक्शन चाहिए, उनको अपना पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, उनको ट्रिपल एच के साथ में ये वाली जो पिक्चर है वो भी चाहिए, और वो एक टॉयलेट पेपर में लिख के आते हैं। तो एडम पियर्स पूछते हैं ये इतना ऐसा इतना सौगी सा है क्यों है, कहते हैं अच्छा ये मैं टॉयलेट से लेके आया हूँ क्योंकि ये पड़ा हुआ था वहाँ पे। उसके बाद एडम पियर्स जो है जजमेंट डे को लगा देते हैं डैन हाउजन के साथ में, और वो कहते हैं यू आर कर्स करके उन्होंने बोला, और उसके बाद एकदम से वो गायब भी हो गए। अब देखो फनी बात क्या है, इतने हफ्तों की मिस्ट्री क्रिएट की बिल्ड, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर पीएलई में मिला आपको डेब्यू, और उसके बाद अगले हफ्ते सिर्फ आप बैक स्टेज हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बैक स्टेज के सेगमेंट्स बिल्कुल छोटे होते हैं, खत्म ही होते हैं, लेकिन आप सोचो ना वो कहाँ से आप लेके आए। पहले आपने एक सुपरस्टार को ऐसा दिखाया, कहाँ से आपने उसकी बिल्ड बनाई, उसके बाद फिर आप उसे कहाँ पे जाके दिखा रहे हो। तो ये इतना इनकंसिस्टेंट कैसे हो जाता है। और जब सारे लोग मिल बैठ के बात करते हैं किसी सेगमेंट को बुक करने के लिए, तो एक बंदा भी नहीं बोलता कि ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, पता नहीं कैसे वर्क करती है। और आपको कैसा लगा है सिर्फ बैक स्टेज देख के, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आती है शो पर रिया रिप्ली और ईओ स्काई। और भाई रिया रिप्ली का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बकवास हो गया है। ये वो रिया रिप्ली है नहीं जिस रिया रिप्ली के कैरेक्टर की वजह से उनका राइज हुआ था। ये बस अच्छी बन रही है, इसकी ईओ स्काई के साथ अच्छी यारी दोस्ती है, उसको 36 बार मेंशन करते हैं, हर बार हक करते हैं और सारे लोग चैंट करते हैं, लगता है वाह वाह क्या मूवमेंट बना दिया आपने। ये चीज़ ऐसे नहीं चलने वाली। जेड कारगिल के बारे में फिर वो बोलती हैं कि नेक्स्ट कि अभी जो फ्राइडे होने वाला मैं फेस टू फेस आने वाली, और वही बोलती हैं कि मैं चैंपियनशिप जीतने वाली हूँ। तो कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा ऐड करने के लिए। ये आप नहीं भी रखते सेगमेंट तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप एक ग्राफिक दिखा सकते थे जहाँ पे रिया रिप्ली और जेड कारगिल का फेस टू फेस होता स्मैकडाउन के लिए। तो ये चीज़ों के ऊपर WWE को बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी भी क्या बहुत सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा के बीच में, और यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। एंड इस मैच में टाइटल चेंज हो गया है। अब इससे पहले कि इस बारे में बात करें कि पेंटा के पास टाइटल आ गया है, मैं यहाँ पे फिन बैलर के बारे में बात करना चाहूँगा कि वो भी शायद हो सकते थे बंदे जो कि अपना फेस टर्न करके फिर उस चैंपियनशिप को कैप्चर करते। लेकिन अगेन यहाँ पे आपका कौन फेवरेट है उस बारे में बात हो जाती है। आपके से मेरा मतलब वो लोग जो कि इस समय WWE को रन कर रहे हैं। इस मैच में जो जेडी मैकडोना है वो उस हैमर को लेके आते हैं जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो आजकल यूज़ करते हैं, लेकिन फिन बैलर ने रोक लिया। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई बात तो हुई थी कि अकेला लड़ेगा, इसको टीज मत समझ लेना फेस टर्न के लिए। मैंने आपको कल बोला था कि फिन बैलर का फेस टर्न हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने हैंडशेक किया, ऐसे रिपोर्ट्स कह रही हैं, लेकिन नहीं इसको अभी भी फेस टर्न आप समझना मत जब तक आपकी आंखों के सामने ना हो जाए। तो फिर उसके बाद वो हैमर उन तक पहुंचना नहीं है। फिर मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा के इस मैच में उन्होंने पिन कर दिया और पेंटा के पास में चैंपियनशिप आ चुकी है। पेंटा का कैरेक्टर भाई उस बंदे को तुम माइक भी दे दिया करो ठीक है, ताकि हम उसकी दिल की फीलिंग भी जान सकें कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आता बस लड़ता रहता है, कभी किसी को बचाता है कभी किसी को मारता है। ऐसे में कोई बंदा कैसे कैरेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। ये चीज़ WWE के लोग भूल चुके हैं क्या कि आपको कैसे किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करवाना होता है फैंस को। तो आई थिंक अब WWE के पास सही मौका है, चैंपियनशिप आ चुकी है उनके पास। तो अब देखते हैं यहाँ से उनकी जो स्टोरी लाइन है, उनकी जो बुकिंग है वो कैसे शेप लेती है। और अब आता है शो का मेन इवेंट। यहाँ पे WWE ने एडवर्टाइज किया था रोमन रेंस होने वाले हैं मेन इवेंट में, और क्योंकि CM पंक भी शो पर थे तो डेफिनेटली आज इनके बीच में एक प्रोमो सेगमेंट होना था। रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है हर बार की तरह, उनको जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा वाला मिलता है। वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं, सब लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं, और जैसे ही वो कुछ
बोलने जा रहे होते हैं तभी सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है, और वो थीम सॉन्ग हिट होते ही रोमन रेंज के चेहरे पे वो पिस ऑफ होने वाले रिएक्शन थे कि भाई अभी तो मुझे बहुत कुछ बोलना था, ये कहाँ से सीएम पंक निकल के आ गया। और सीएम पंक आते ही बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, तू बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहा है, और इसको इंटरप्शन मत समझना, इसको इस तरीके से ज़्यादा लेना कि मैं तेरी ये जो जाइगेंटिक ईगो है इसको फीड करने वाला हूँ। और उसके बाद एक फनी चीज़ करी सीएम पंक ने, कहते हैं दे तो दिया तुझे, तुझे चाहिए था, ले मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ रोमन रेंज तुझे। और जिस तरीके से उन्होंने वो ऐसे हरकत करके बोला, वो कर तो रहे थे एक्नॉलेज, लेकिन वो पूरा सार्काज्म में था, मतलब इस तरीके से दिखाना चाह रहे थे वो कि हाँ ठीक है चल, तेरे को भी जो चाहिए वो मैं आके तेरे को दे सकता हूँ। और इससे पहले कि आप लोग बोलो कि भैया बीच में मत बताया करो, होली ऑफर नेचुरलिटीन के ऊपर चल रहा है, 20% ऑफ है सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपकी बात मैंने मान ली, इसको पहले ही मैंने बता दिया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। आरपंत वाला कोड यूज़ करोगे तो सीधा ऑफ है। यहाँ से जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है यहाँ तक, तो अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करके, अपना प्रोटीन इंटेक फिक्स करके, अपने वर्कआउट सही से करके आप भी ये चीज़ कर सकते हो। मतलब मैं तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आई थिंक प्रूफ इन द पुडिंग है, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस ऑफर का अच्छे से फ़ायदा उठा लेना, 20% ऑफ है आरपंत वाला कोड यूज़ करके, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही है। तो अब जब सीएम पंक ने ऐसे करके बोला कि ले भैया मैंने तुझे एक्नॉलेज कर लिया है, और वो कहते हैं कि ये तो भाई बात, आई होप तू इससे ज़्यादा बोलने करने के लिए आया होगा शो पर, क्योंकि ये तो एक ट्वीट भी तू कर सकता था। और ये एक थोड़ी पॉपुलर सेइंग भी है WWE में, वैसे भी है कि ये एक मेल भी हो सकता था कि दिस कुड हैव बीन अ मेल, ऐसे करके एन ईमेल ऐसे करके होता है, और एक ट्वीट भी हो सकता है ऐसे करके, जो भी आपको बोलना हो। तो इसके बाद रोमन रेंज हंसते हैं और वो कहते हैं कि मेरे ट्वीट ने क्या सही में तेरी जो फीलिंग्स है उसको हर्ट कर दिया। ये मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बताया था, क्या वो रोमन रेंज का ट्वीट था। कहता है तू बड़ा इनसेंसिटिव लग रहा है, तेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिन लग रही है। पंक कहता है नहीं नहीं, इसने मुझे हर्ट नहीं किया, वो ट्वीट तेरा एक्यूरेट था, क्योंकि मैं हूँ टायर्ड। मैं टायर्ड किस चीज़ से, ये मेरे आई बैग्स तू देख, मैं टायर्ड हूँ इस चीज़ से कि अब ये जो तेरा BS है इसको मुझे कैरी करना होगा पूरे रेसलमेनिया तक 7 हफ्तों के लिए। और क्राउड ने इसके ऊपर अच्छा रिएक्शन भी दिया, और फिर रैंडमली बीच में से अपना वो जो कैच फ्रेज है, इट इज गुड टाइम टू बी अलाइव करके उन्होंने बोला। ये बताता है कि भैया जब पंक के हाथ में माइक होता है वो बंदा कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, उसके पास पूरा क्राउड का कंट्रोल रहता है, उसे पता है वो कब क्या बोलना चाह रहा है और वो कब किस चीज को कैसे बोलेगा, तो उस पर कैसा रिएक्शन आएगा। सीएम पंक कहते हैं कि देख हमारे बीच में बहुत हिस्ट्री रही है, इसी जगह पर शील्ड ने डेब्यू किया था, इसी जगह पर मैं तुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया था। तो रोमन रेंज कहते हैं करेक्शन, तूने मुझे पिक नहीं किया था, तो बाकी 2 लोगों को लेके आया था, और ये पता होने के लिए आपको शील्ड की हिस्ट्री अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं हाँ मे बी मैंने तुझे पिक ना किया हो, लेकिन तूने मुझे पिक किया है रेसलमेनिया के लिए, लास वेगस में हमारा मैच होने वाला। कहते देख मैं तो इसको ऑलरेडी जीत चुका हूँ। लास्ट टाइम जब हम दोनों लोग फेस टू फेस थे तो तूने बोला कि तू मेरे से नफरत करता है, तू मेरे से सही में नफरत करता है, मैंने तुझे एक इमोशनल लेडी की तरह बना दिया है, आई एम अंडर योर स्किन। मतलब दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे सीएम पंक यहाँ पे रोमन रेंज की। कहते हैं मैं सब कुछ देख सकता हूं तेरे आर पार। फिर रोमन रेंज भी कहते हैं हाँ हाँ भाई तू सही कह रहा है कि मैं तेरे से नफरत करता हूं, और ये जो टाइटल है ना तेरे पास, अगर तेरे पास टाइटल नहीं होता भाई, मैं तेरे रडार में भी नहीं होता, मैं तेरे आसपास भी नहीं होता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे से प्यार करता है, तू मेरे से नफरत करता है, क्या करता है। मैं तुझे एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, यहाँ पे रोमन रेंज ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला है, और इसका फिर उनको हट जाना बाद में जाके मिला भी। वो कहते हैं वी ब्रॉट यू हियर बैक टू एंटरटेन 30 to 40 year old virgins that live with their mom and dad। ये करके जैसे उन्होंने बोला तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लाइन आने वाली रोमन रेंज की तरफ से, तो क्राउड ने उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। कहते हैं हम बस यहाँ पे तेरे से कुछ टिकट, हम तेरे यहाँ से कुछ एक शिकागो का हाउस शो, मतलब एक हाउस फुल करवाने के लिए आए हैं, तेरे से थोड़ी बहुत टी-शर्ट बिकवाने के लिए आए, उसके बाद हो लिया यहाँ पे, हम तुझे वापस नहीं लाए हैं। और यहाँ पे रोमन रेंज हम वाले वर्ड का यूज कर रहे थे। कहते हैं हम तेरे को वापस नहीं लेके आए इसलिए कि तू यहाँ पे चैंपियन हो, तेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तेरे बस का नहीं है ये सब कुछ करना, और ये तेरे पे ग्रेड से भी अबव है, और हम तेरे पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि तू एक बहुत बड़ा लायर है, और तूने इन सारे लोगों को यकीन भी दिलवा दिया इस बात पे कि भैया तू यहाँ पे गुड टाइम एंजॉय कर रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तू ऐसा दिखा सकता है, लेकिन जब तू बैक स्टेज हैंग आउट कर रहा होता है मेरे कजन्स के साथ में, तो हर सेकंड मुझे पता चलता है, हर बार हर जिस तरीके से तू बिचिंग करता है, तू मोर्निंग करता है, वो सारी चीजें मुझे पता चलती हैं, तो तू ये बात झूठ नहीं बोल सकता। और कहते हैं यू आर नॉट अ गुड फिट टू बी अ चैंपियन, यू आर नॉट सीएम पंक, यू आर जस्ट अ पंक एस बिच टू मी। ये लाइन रोमन रेंज बोलते हैं सीएम पंक के लिए। क्राउड ने इसके ऊपर भी रिएक्शन दिया, और वो ये जो चैंपियनशिप आई है ना सीएम पंक के पास में, रोमन रेंज कहते हैं कि ये बैकअप प्लान है, ये कोई प्लान नहीं है, सिर्फ एक बैकअप
बैकअप लाने की तेरे पास टाइटल आ गया है, और जब मैं रेसलमेनिया में टाइटल जीत जाऊंगा तो मैं सबसे पहले, वो ये जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर की बात करते थे कि भाई तुझे भी ऐसे ही निकाल के फेंक देना है, मतलब उससे उन्होंने इस चीज़ को जो है वो जोड़ दिया। कहते हैं हम तेरे से पूरा रस निचोड़ने वाले हैं, तेरे से हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, उसके बाद तुझे NXT में भेजेंगे फ्यूचर जनरेशन को तैयार करने के लिए। उसके बाद जब वो लोग भी मेरे पास आएंगे ना तो उनके भी पिछवाड़े तोड़ने वाला है ये ट्राइबल चीफ। और इसके बाद रोमन रेंस वहां से जाने लगते हैं। रोमन रेंस को लगा हो गया ठीक है अब घर चलते हैं, लेकिन सीएम पंक ने उनको पकड़ा, और सीएम पंक अब तक हो चुका था भाई बहुत ज्यादा आग बबूला। सीएम पंक कहें तुझे क्या लगा तू मेरी बात सुने बिना ऐसे ही चला जाएगा, अब तुझे पूरी बात मेरी सुननी पड़ेगी। और कहते हैं कि सबसे पहले तू वी की बात कर रहा है, वी कौन है, ऐसे लिटरली पीछे सीएम पंक देखते रोमन रेंस के, कहते हैं यू हैव सम एक्स्ट्रा समवन गॉब्लिन्स इन योर पॉकेट दैट आई कांट सी। भाई ये लाइन कहां से सोच के लाया यार सीएम पंक, इसीलिए मैं कहता हूं माइक सीएम पंक के हाथ में, तो भाई ये बंदा फिर कुछ अलग ही है। कहते हैं अब तू अकेला है, तू अपने बस में अकेला है, तू अपने रूम में अकेला है, तेरे पास कोई शील्ड नहीं है, तेरे पास कोई वाइजमैन नहीं है, और याद रखना वो वाइजमैन जो है मैंने ही तेरे से छीना था। मैं इस समय चैंपियन हूं, मैं इस समय रेसलमेनिया का मेन इवेंट हूं। तू रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर रहा है इसलिए नहीं कि तू रॉयल रंबल जीता है, इसलिए क्योंकि मैं खुद मेन इवेंट हूं और नेटफ्लिक्स मेरा शो है। और हाँ मैं लॉकर रूम में हैंग आउट करता हूं तेरे कजिन्स के साथ में, लेकिन देख तू अकेला है, मैं फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ हूं, अकेले वैसे भी तू कुछ नहीं कर सकता। और ये लाइन बहुत पर्सनल है अगर इसको बहुत ज्यादा आप डीप में लेके जाओगे, क्योंकि जो हमने रोमन रेंस का पूरा ट्राइबल चीफ वाला रेन देखा था उसमें बिना रोमन रेंस की ब्लड लाइन के शायद वो इतना आगे पहुंचते भी नहीं। फिर वो ये बात बोलते हैं कि हाँ तू मेरे से नफरत कर, मुझे प्यार कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और क्या बोला तूने, तू मुझे रिटायर करने वाला है। मैं तुझे एक बात बताता हूं कि रेसलमेनिया में तू हारा है, अब मैं तुझे रेसलमेनिया में बैरी करने वाला हूं। और फिर इसके बाद जो 2 सेंटेंस बोले हैं सीएम पंक ने, भाई इसका तो कुछ अगले आने वाले हफ्तों में रोमन रेंस जबरदस्त और सही तरीके से बदला लेने वाले हैं। और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस चीज को भी लेके आया जा सकता है स्टोरी। मैंने बोला था बहुत पर्सनल होगी, लेकिन ये शायद इन्होंने शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा बम सा फोड़ दिया। वो कहते हैं कि जब मैं तुझे बैरी करूंगा रेसलमेनिया में, देन यू वोंट बी ऑल अलोन एनीमोर बिकॉज आई एम गोना बैरी यू नेक्स्ट टू योर फादर। और यहाँ पे उस फादर के बारे में बात हो रही है जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। रोमन रेंस ये बात सुनते ही स्टंड हो जाते हैं, उनका रिएक्शन ऐसा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इस चीज के ऊपर रिएक्ट कैसे करना है। सीएम पंक वहां से चले जाते हैं और रोमन रेंस का एक्सप्रेशन ऐसा था कि उनको करना तो अब बहुत कुछ है, लेकिन अब वो इस पॉइंट पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सीएम पंक वहां से जा चुका है। डेफिनेटली ये स्टोरी और ज्यादा पर्सनल होने वाली है। अगर मैं आज के शो को रेट करूं तो उससे पहले मैं स्टिल ये बात बोलूंगा कि जो हमने ओपनिंग सेगमेंट में सेथ रॉलिंस वाला मूवमेंट देखा था, मुझे वो ज्यादा पसंद आया है। जो चीज हमने मेन इवेंट में देखी, ऐसा नहीं कि जो मेन इवेंट में देखा वो अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन वाली चीज मैंने थोड़ी सी ज्यादा एंजॉय करी। और आज के शो को रेट किया जाएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज है 3.75 और 4 में, बट स्टिल इसको दे सकते हैं 4 स्टार कंसिडरिंग जैसा हमने अभी रिसेंट वाले शोज देखे। बाकी बीच में बहुत सारे ऐसे भी मंडे नाइट रॉ के गड्ढे हैं जो कि WWE को भरने की जरूरत है। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में नेचुरल टीम का लिंक है। 20% होली ऑफर का आपको फायदा उठाना चाहिए आर पंत वाले कोड के साथ। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।